हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज 7 अप्रैल का एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू पंबन ब्रिज एंड इंजीनियरिंग वंडर, पीएम ने बोला। इंजीनियरिंग वंडर जो है पीएम ब्रिज जो है, ठीक है ना, पीएम नहीं मतलब ये ब्रिज, ठीक है। तो ये है पंबन ब्रिज, ठीक है ना। और मुझे पता है आप लोग पूछेंगे कि क्लास मिसिंग है। एक तो सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ गई थी, दूसरी मेरी आवाज़ की दिक्कत, ठीक है ना। तो अब आवाज़ सही हुई है तो मैं क्लास ले रही हूँ। पंबन ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया है, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं कहाँ पर क्या हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे इनॉग्रेटेड द न्यू पंबन रेलवे ब्रिज विच कनेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विच कनेक्ट्स द रामेश्वरम आइलैंड ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट विद रामानाथपुरम ऑन द मेन आइलैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे इंडिया है ना, तो यहाँ पर आइलैंड अलग से है ये, ठीक है ना। और ये मेन आइलैंड होगा इंडिया का ये मेन आइलैंड जो हमारा ये इंडिया का मैप पूरा बनता है, ये मेन आइलैंड इसको हम बोल देते हैं। मेन आइलैंड को रामेश्वरम से कनेक्ट करता है ये, ठीक है। रामेश्वरम को रामानाथपुरम से कनेक्ट करता है, जो कि मेन आइलैंड में मतलब यहाँ पर कहीं है। कंस्ट्रक्टेड बाय रेल विकास निगम at cost of, ठीक है, the 2.08 kilometer bridge over the Park Strait features a 72.5 meter vertical lifespan that can be raised to a height of 17 meters, facilitating smooth ship movement। तो क्या होता है, ये देख रहे हो ब्रिज ऐसे उड़ जाता है, तो ऐसे जुड़ भी जाता है, जुड़ जाएगा तो ट्रेन निकल जाएगी, उठ जाएगा तो शिप निकल जाएगी, ठीक है ना। तो शिप निकलेगी, शिप मूवमेंट भी नहीं रुकेगी और रेलवेज भी कनेक्ट हमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाइल इंप्रूविंग रेल कनेक्टिविटी न्यू ट्रेन सर्विसेज फ्लैग्ड ऑफ, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन 4 लेन की फाउंडेशन स्टोन रख दी है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब द न्यू ब्रिज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ये पंबन रेल ब्रिज। इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि फर्स्ट है, ठीक है ना। इनहांस कनेक्टिविटी, ट्रेड बढ़ाएंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो यहाँ पर अब पंबन ब्रिज की पैम बैन क्या कर दिया, पान बैन कर दिया, ठीक है ना। अब एन को एम कर देंगे, पाम बैन कर दिया। वो कहते पाम रीडिंग बैन कोई नहीं करेगा, ऐसी पंडित गलत बता रहे हैं। वो कहते पंडित तो नहीं बताते, हैंड रीडिंग वालों को बैन कर दिया, ठीक है। अब पंबन ब्रिज जो है वो क्या कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स रामेश्वरम आइलैंड जो तमिलनाडु से थोड़ी दूरी पर है, ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट विद, बड़ा ही सुंदर ब्रिज है। जो रोड भी बनी हुई है ना, जो रामेश्वरम और तमिलनाडु को कनेक्ट करती है, बहुत सुंदर है। रेल ब्रिज भी बना हुआ था वहां पे पहले, पर वो ब्रिटिशर्स के टाइम का ये कह रहे हैं। और वो पानी इतना ब्लू है, पानी पानी, मैं गई हुई हूँ, बड़ी सुंदर फोटोज आती हैं वहां पर, ठीक है ना। तो रामानाथापुरम ऑन मेनलैंड से कनेक्ट करता है ये ब्रिज। कहाँ से, रामेश्वरम से रामानाथापुरम को मेनलैंड से, ठीक है ना। मेनलैंड हमने क्या समझा है, ये जो बना होता है ये हमारा मेनलैंड है इंडिया का, और आइलैंड कहीं पर यहाँ पर है, तो यहाँ से मेनलैंड को कनेक्टिविटी दे रहा है, ठीक है ना। ये ड्रॉ नहीं होता तो छोड़ो। उसके बाद अब जो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारा है, ये जो वर्टिकल ब्रिज है ये वैसे 0.8 किलोमीटर का ब्रिज है कंप्लीट, ठीक है ना, जिसमें ओवर पार्क स्ट्रेट। अब पार्क स्ट्रेट, ठीक है ना, पार्क स्ट्रेट पे ये है, जिसमें से 72.5 मीटर का, कितने का, ये ढंग से लिखते हैं, 72.5 मीटर का कौन सा ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट स्पैन, ठीक है ना। अब जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है उसकी खासियत क्या है, वर्टिकल लिफ्ट स्पैन की, ये सबसे पहले फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ऑफ इंडिया, हमारा सबसे पहला, ठीक है। आपने GTA वाईसिटी में देखा होगा, मजा आता था उसमें, जानबूझ के लोग चढ़ा लेते थे, फिर उसके ऊपर बाइक लेके खड़ी रहते थे। नहीं देखा, GTA नहीं खेली तुमने, तुम पबजी वाले हो। अब मैं क्या करूं, GTA खेलते तो पता चल जाता। अब GTA मत खेलना, ये फोटो में ही देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर 17 हाइट ऑफ कैन बी रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 17 मीटर्स। और ये क्यों हो रहा है, समझ रहे हो ना क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पर ये ब्रिज ऐसे जुड़ गया तो भैया ट्रेन निकल जाएगी, ऐसे लिफ्ट हो गया ऐसा, देखो शिप निकल रही है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे यार ऐसी क्या जरूरत है, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे बना लो, तो नहीं बन रहा था ना भाई, तभी बनाया इतना, ठीक है। पंबन ब्रिज है, ठीक है। पाम रीडिंग बैन कर दी, किसको कनेक्ट करा, रामेश्वरम को, रमन
रमनाथापुरम, पुरम और रमन याद कर लोगे, आथा, ठीक है ना, आता हूँ। रामन को बोल रहे हैं कि पुरम में आ जाओ, वो कहता आता हूँ, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। 0.28 किलोमीटर का ये ब्रिज है ओवर पार्क स्ट्रीट, कंप्लीट जो ब्रिज है उसमें से वर्टिकल जो है 72.5 मीटर का है। ये फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज ऑफ इंडिया है, ठीक है जी। उसके बाद आज का जो क्वेश्चन आपने सर्च करना है कि पार्क स्ट्रीट क्या है, ठीक है ना, ये सर्च करके बताना इन द कमेंट्स। उसके बाद 24th कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुई, और वहां पर MA बेबी को, ठीक है ना, बेबी हुआ तो वो कहते क्या कराना है भैया, कहते MA करवानी, किसी भी चीज की MA कर लेना बस तुम जिंदगी में, माँ की ख्वाहिश थी। तो MA बेबी पॉलिट ब्यूरो मेंबर सिंस 2012 इज द जनरल सेक्रेटरी। तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये व्यूज होते हैं, मार्क्सिस्ट कुछ और कहता था, ये कुछ और कहता था, तुम रट्टा मार लो, अगर हम मार्क्सिस्ट और दूसरे वाले के व्यूज में घुस गए तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। कौन बना है, MA बेबी, याद रहेगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार नाम है, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, डिलिमिटेशन की बात हो रही है। डिलिमिटेशन क्या होती है, डिलिमिटेशन इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि कितने एरिया में से कितने लोग जो हैं लोकसभा में जाएंगे, ठीक है। डिलिमिटेशन जो है 2026 में दोबारा होने वाली है। तमिलनाडु की पॉपुलेशन कम हो गई है, साउथ इंडियन स्टेट्स की कम हो गई है, नॉर्थ की बढ़ गई है। तमिलनाडु कहता भैया ये तो गलत है, हमारी सीटें कम हो जाएंगी, हमने फैमिली, हमने कहा तुम दो तुम्हारे दो, ठीक है, हमें कहना चाह तुम दो तुम्हारे 10, हमारी पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि हमने फैमिली प्रोग्राम अच्छे से लगाया, नॉर्थ वालों ने लगाया नहीं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो कहते गलत, बात तो सही है। तो वो क्या कह रहे हैं मोदी जी को कि आप LA कर दो, LA मतलब डिमिशन और पुट द रेस्ट ऑन टू रेस्ट फियर। वो कहता जो हमारा डर है LA कर दो, LA का मतलब डिमिनिश मतलब खत्म, डिमिनिश और पुट एट रेस्ट फियर, जो भी आपको डर लग रहा है उसको रेस्ट पे डाल दो, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं मोदी जी की डिलिमिटेशन में क्या हमारी सीटें कम होंगी या नहीं, ये बोल दो कि नहीं कम होंगी, तो हम आराम से शांति से बैठ जाएंगे। ओनली 12% ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट, सिर्फ 12% जजेस हैं हाई कोर्ट के जिन्होंने क्या बताया हुआ है, अपने एसेट्स बताए हुए हैं, ठीक है ना, कि भैया हमारे नाम पे क्या है। ओनली 12% ऑफ जजेस, और पर्टिकुलर में अगर लिखें 12.35% judges have disclosed their assets and liabilities। एसेट्स क्या होता है भैया, प्रॉपर्टी कितनी है, कारें कितनी है, लाइबिलिटी मतलब किसका पैसा देना है तुमको, ठीक है ना। तो एसेट्स और लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 12.35% ऑफ जजेस ने बताया हुआ है। कितने जजेस हैं इंडिया में हाई कोर्ट के पूरे, इतने सारे हाई कोर्ट है, 769 जजेस हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं इन्होंने आउट ऑफ द टोटल 769 जजेस। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, द अलेज डिस्कवरी ऑफ पार्शली बर्न करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स किसके घर पे मिले जले हुए, कौन से जज के घर पे, यशवंत वर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्मा में ए है ई नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया देखो इसके घर पे नोट्स क्या कर रहे थे जज के घर पे, क्या ये पैसे लिए गए थे कोई जजमेंट देने के लिए, इसका मतलब हमारी जुडिशरी करप्ट है, लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट followed closely with 11 out of 12 judges having done the same। तो वो क्या कह रहे हैं, केरला हाई कोर्ट में 41 जजेस ने बताई हुई है, 44 में से हिमाचल वालों ने भी बताई हुई है अपनी, बट बाकी सब ने। छत्तीसगढ़ में नंबर ऑफ जजेस हु हैव डिक्लेयर्ड कितने, 1 ने, 16 स्ट्रेंथ है। हिमाचल प्रदेश में 11 में 12 स्ट्रेंथ है। मद्रास में 5 जजों ने बताई हुई, 65 सबसे ज्ञानी जजेस, सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं ये। पंजाब एंड हरियाणा 30, 53 हैं, ठीक है। वह दिल्ली वालों ने कितनी बताई हुई है, दिल्ली वालों ने 7 में बताई हुई, 38 में से। केरला में 41 ने बताया, केरला वालों ने बताई हुई यार, कहते हैं हमको कोई डर नहीं, हम ऐसा नहीं है। इनकी ये जो केरला के लोग होते हैं दे वेरी सिंपल लिविंग वाले टाइप्स होते हैं ना। सही है। चलिए, द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वॉज नॉट नोटेबल फॉर, वो कह रहा है कि अब ये अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है ना, इसको देने दो ओपिनियन, हमने तो अपना सामान लेके जाना है जो हमारे काम का है। ये कह रहा है वक्फ बिल हो गया अप्रूव, ठीक है जी, वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स हुआ, ठीक है, आर्ग्यू करने दिया, ये सब हुआ, तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें से हमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे है, कल था, यहाँ पे करेंगे।
अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी मैंने आवाज़ ऊपर कर ली है, अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम आई, स्वच्छ भारत अभियान मिशन आया, जिसके अंदर क्या कहा गया कि जो सैनिटेशन है, ठीक है ना, कि जो सॉलिड वेस्ट हमारा सीवेज का वेस्ट है उसको ढंग से हम साइड करेंगे, साफ सफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जल जीवन मिशन आया कि पोर्टेबल वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। ये लिखना नहीं है आपको, ये मैं समझा रही हूँ सिर्फ, ठीक है ना। ये सिर्फ जो स्कीमें हैं ये ऐसे ही नहीं काम की आई, ये वो कह रहे हैं कि ये जो है ये सोल ऑफ द नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और ये हेल्थ में भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, यही हमने नोट करना है, ठीक है। अब ऊपर क्या कह रहे हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, अब हमने ये स्कूल में पढ़ा था, ये अभी आपको लिखना नहीं है, कि दो टाइप के डिजीज होते हैं, एक कम्युनिकेबल होती है और नॉन कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल कौन सी होती है, जैसे कोविड वाली, कि आप किसी के पास बैठे उसको बीमारी है तो वो आप भी बीमार हो जाओगे उसी बीमारी से, कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, किसी के पास बैठ रहे हो, डायबिटीज़ है, बीपी है, ये नॉन कम्युनिकेबल है। बट ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों नॉन कम्युनिकेबल को क्या कहते हैं, एनसीडीज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एनसीडीज लिखना नहीं है, एनसीडीज जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे भी डेथ्स हो रही हैं लोगों की, और वो कह रहे हैं प्रिवेंट करो आप, कि दवाई पहले ही दे दो, इससे पहले कि हीलिंग की ज़रूरत पड़े आप पहले ही हील कर दो। एनडीसीज के अंदर वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है, जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो ये बात करी हुई है। अब इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं वाइल ऑर्डरिंग द विकीमीडिया फाउंडेशन टू अनडू चेंजेस ऑन द विकीपीडिया एनएल पेज ऑन एशियन न्यूज इंटरनेशनल। अब इसमें क्या हुआ था ये आप लिख सकते हो, ठीक है। एएनआई जो न्यूज़ है, एएनआई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एएनआई वर्सेस विकीमीडिया। ये केस क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस हुआ। अब इसके अंदर क्या हुआ, विकीमीडिया जो विकीपीडिया है, ठीक है ना, विकीपीडिया पेज पेज मेंशनड रॉन्ग थिंग्स। अब रॉन्ग ढंग से लिखेंगे, ढंग से लिखते हैं, विकीमीडिया विकीपीडिया पेज मेंशनड wrong things about ANI ANI न्यूज़ एजेंसी है, फुल फॉर्म क्या है, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, ठीक है। ANI filed a case in Delhi High Court. ANI filed case in Delhi High Court. दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है। अब ये कहते हैं डेफेमेशन का केस, कि भैया हमारी बेइज्जती करी है, इसको रिमूव करवाओ। दिल्ली हाई कोर्ट वालों ने क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हमें बताओ किसने लिखा है ये, ठीक है ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड देम टू टेल द आइडेंटिटी ऑफ पीपल हु हैड एडिटेड द पेज। वो कहते हैं अच्छा हमें वो, अब यहाँ पर आपको ये पढ़ा भी देती हूँ मैं। तो बेसिकली एएनआई वालों ने, विकीपीडिया ने एएनआई के बारे में एक पेज बनाया जिसके अंदर गलत चीज़ें लिखी, ठीक है। एएनआई जो विकीपीडिया है, विकीमीडिया जो इनका पेरेंट कंपनी है, वो कहती है कि भैया हमने कुछ नहीं लिखा, हमारे यहाँ सबको अलाउड है एडिट करना, वॉलंटियर्स हैं जो एडिट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ा देती हूँ हमके अब यहाँ पर sought it identity, High Court ने identity मांगी of the volunteers who edited ANI page whose anonymity the platform allows to protect them from retaliation. When the foundation sought more time, the court observed. अब यहाँ पर, ठीक है ना, अब यहाँ पर platform was not ready to do so. Platform was not ready to do so. कि वो आइडेंटिटी नहीं बता रहा था कि हम तो भैया सीक्रेट रखते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि हम तुम्हारा बिजनेस यहाँ पे बंद कर देंगे, तुम्हारे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कुछ नहीं है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अब क्या ऑर्डर कर दिया है कि तुम रिमूव करो, ठीक है ना। ऑर्डरिंग द विकीमीडिया टू अनडू चेंजेस, ऑर्डरिंग विकीमीडिया टू अनडू चेंजेस। अब ये क्यों करवाएं अनडू चेंजेस टू द पेज,
वो कह रहे हैं कि देखो जो भी विकिपीडिया में क्यों रीजन क्या है, पीपल एट लार्ज हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स मेड ऑन विकिपीडियाज वेब पेजेस एज गॉस्पेल ट्रुथ। वो कहते हैं कि लोगों को तो सच लगता है जो आप लिख देते हो। क्यों ऐसा किया उन्होंने, ऑर्डर क्यों किया विकिमीडिया को एडिट करने के लिए? उन्होंने कहा कि वो चाहे सच हो ना हो, वो कहते लोग खुद दिमाग लगा लें। वो कहते भैया नहीं लगाते, जो विकिपीडिया पे लिख दिया जाता है वो लोग सच मान लेते हैं। आप तो कह देते हो इसने बोला तो मैंने लिख दिया, नहीं, ठीक है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं, ये आपने लिखा है, पीपल एट लार्ज हैव द टेंडेंसी हैव द टेंडेंसी टेंडेंसी टू accept statements made on Wikipedia's web pages as truth। वो कहते वो तो सच मान लेते हैं ना, तो उनकी तो बेइज्जती होगी, डेफेमेशन हो गई। तो ANI वर्सेस विकिमीडिया का केस था, ठीक है ना। अब ये आगे देखते हैं इनको फाइन वाइन पड़ता है या नहीं। आगे चलेंगे। ऑन March 30th 28-year-old US डोनाल्ड ट्रंप। अब यूएसए में क्या होता है, यूएसए टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। तो यूएसए में जो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट होता है कि कितनी बार, ठीक है ना, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 4 साल का टर्म होता है और उसके अंदर 2 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है ना। 22nd अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रैटिफाइड, मतलब अप्रूव करेगी, रेटिफाइड इन 1951 लिमिट्स यूएस प्रेसिडेंट्स टू 2 इलेक्टेड टर्म्स। मतलब आप 2 ही बार प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन सकते हो, इसके बाद नहीं बन सकते। नहीं तो बराक ओबामा भैया दोबारा ना आ जाते, वो क्यों अपनी ओबामा फाउंडेशन खोलते हैं। अब ये क्यों हुआ था, क्यों लेकर आए थे? इट वॉज ब्रॉट इन रिस्पॉन्स ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट unprecedented 4-year 4-term presidency। तो 1933 से 1945 में जब हम सोच रहे थे कि भैया हमको आज़ादी मिल जाए, ये सब दिमाग लगा रहे थे। फिर लोग आके बोलते हैं अमेरिका कनाडा से, हाँ आप तो बहुत ही पीछे हो। अरे भैया, हम जब तक ये सोचें कि 2 टर्म होने चाहिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के या एक होना चाहिए, तुम तब सोच रहे थे जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। जब हम लोग सोच रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हमारे सर पे बैठे इनको कैसे लात मारे अपने देश से, तो ऑब्वियसली तुम आगे होगे ना। बट फिर भी हमारी स्पीड बहुत बढ़िया है। 70 सालों के अंदर, 75 ईयर्स के अंदर जो हमने पा लिया है वो तुम नहीं पा पाए थे, तभी तो तुमको हमसे जलन है। ये कनाडा यूएसए वालों से मुझे बहुत ज़्यादा, जो ये इंडियन, इंडो कैनेडियन और ये इंडो अमेरिकन है, भाई इनको ड्राइंग रूम में बिठाना ही नहीं चाहिए। इनके मुंह में समोसे डाल दो और इनको बोलो चुप रहो, अपने देश की तारीफ नहीं करनी फालतू में, ठीक है ना। फिर बोलेंगे देखो यहाँ पे गाय घूम रही है, तो मत आओ ना, फिर अपने देश में रहो जहाँ पे बंदे भी नहीं घूमते हैं। फिर तुम कहते हो वहाँ पे बंदे नहीं दिखते, अब हमारे यहाँ पे गायें दिख रही है तो तुम्हें दिक्कत है। सब कुछ दिखेगा, बकरी गाय सब, हम खुश हैं। सच में, एक तो ये लोग देश छोड़ के चले गए, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ लिख के हमारे रिसोर्सेज यूज़ करके, ठीक है, फिर वापस आते हैं तो तुम वापस क्यों आ रहे हो, हमको होम सिकनेस हो रही है। तो फिर तुम्हारा होम तो वही है ना जहाँ गायें और बकरी नहीं घूमती रोड पर। तो ये लोग ऐसे ही हैं। चलिए ये हम बाद बात करेंगे। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो हैं, उनका 4 टर्म प्रेसिडेंसी, मतलब वो 4 टर्म लगा गए, ठीक है ना, बढ़िया। 10-15 साल वो प्रेसिडेंट रहे। अब ये क्या था, अनप्रेसिडेंटेड, मतलब लॉ, मतलब लिखा नहीं हुआ था कहीं पर भी, बट लोग फॉलो कर रहे थे। कस्टम कह देते हैं जिसको हम, कि भैया ऐसा ही होता है। जैसे हमारी मम्मी बोलती है कि दिवाली वाले दिन तुमको 6 बजे ही उठना है, ये लिखा नहीं हुआ घर के रूल्स में, पर ये कस्टम है, अनप्रेसिडेंटेड है, एक्सपेक्टेड होता है कि तुम उठ जाओ। तो ये क्या था, अनरिटन, यहाँ पे मैं अनरिटन प्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा लॉ था, अनरिटन लॉ था कि भाई 2 टर्म ही बनेंगे। बट रूजवेल्ट जो भैया थे वो कहते ना हम नहीं फॉलो करते। तो रूजवेल्ट क्योंकि 4 टर्म्स प्रेसिडेंट रह गए, तो 22nd अमेंडमेंट लेकर आएगी 1951 में कि एक इंसान जो है वो 2 ही बार प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, अब ये
हमारे गांधी जी जैसे, ठीक है ना, कि भैया हम देश के लिए वो, ठीक है, बाकी सब थोड़ा। अब ये जॉर्ज वाशिंगटन ने ये स्टार्ट किया था, जॉर्ज वाशिंगटन वॉलंटरली डिक्लाइंड और थर्ड टर्म, ठीक है ना, कब, इन 1796। इतनी समझ थी उस टाइम पर, हम तो भैया पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे होंगे तब। चलिए, तो ये था। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं भैया हमको तो थर्ड टर्म लगाना ही लगाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प wants to be the president of USA फॉर अ थर्ड टर्म। अब वो तिगड़म लगा रहे हैं, तिगड़म लग नहीं पा रही तो अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो ये है, तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएसए के प्रेसिडेंट को कितने साल, कितनी टर्म्स अलाउड है, 2 टर्म्स अलाउड है, 22nd अमेंडमेंट जो कि 1951 में हुई थी, ठीक है, रूसवेल्ट की वजह से हुई थी, क्योंकि रूसवेल्ट 4 बार बन गया था, और जॉर्ज वॉशिंगटन जी ने तो तीसरा टर्म मना कर दिया था, कहते नहीं नहीं नहीं, अब हम देश का भला करेंगे, और भला करेंगे प्रेसिडेंट ना बन के, ठीक है, मतलब कुछ और करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एट गाची बोली, ठीक है ना, गच्ची बोली, गच्ची बोली, तो एक बोली है, कोई भी बोली, या बोल से याद कर सकते हो, गच्ची, जी अच्छी बोल, ठीक है, गच्ची बोली। अब यहाँ पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ गच्ची बोली में क्या हुआ, हैव बीन प्रोटेस्टिंग एवर सिंस द न्यूज ऑफ ऑक्शन ऑफ 400 एकड़ लैंड पार्सल नोन एज कांचा काची बोली विद इन कैंपस प्रीमाइसेस ब्रोक, ठीक है ना। अब ये तेलंगाना वाला है, ये तुमको पता होगा ना, इंस्टाग्रामली न्यूज है ये। तुमको पता है कौन कौन सी न्यूज़ पता होती है, बस जो स्क्रॉल करते करते आ जाए, है ना, यस, यही पता होती है तुम्हें, क्योंकि खुद तो न्यूज़पेपर तुमने पढ़ना नहीं होता। किस किसने पढ़ा था न्यूज़पेपर कि 4 दिन नहीं आया, कुछ आके तो कमेंट्स में लिख रहे थे ऐसा नहीं चलेगा। अब भाई आवाज़ निकल नहीं रही है तो कैसे चलूँ फिर मैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तुम ऐसी चीज़ें लिखते हो ना, तो मेरी फैमिली और जब मेरा जो टीम है वो पढ़ती है, वो कहते हैं लो कर लो और कर लो, तुम्हारी आवाज़ गई हुई है, लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं, मतलब मुझे ही सुनने को मिलता है एंड में, तो तुम सुधर जाओ यार, मत भेजा करो ऐसे कमेंट्स। अब यहाँ पे हम लिखते हैं गाची या गच्ची बोली इशू, ठीक है। अब गच्ची बोली इशू क्या है, कि यहाँ पर ऑक्शन हो गई है, ऑक्शन ऑफ 400 एकड़ लैंड पार्सल known as कांचा गच्ची बोली, ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ है, आपने देखे, मैंने हिरन देखे बेचारे, वहाँ आग लगी हुई है ना, मतलब मुझे ऐसा होगा कि हम तो पेड़ उगा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मतलब वो सरकारी ज़मीन भी होगी, मान लिया कि ठीक है, कहीं और बना लो फिर यार, सरकारी ज़मीन तो बहुत होती है ना। मेरे को बहुत बुरा लगा, तरस आया मुझे सच में जानवरों पे। हम क्या करते हैं ना, इंसान, हम बहुत ही गंदे लोग हैं, मतलब हमें तरस ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, बिल्डिंग ही बनाई जाओ। ये जानवर ही ना, किसी दिन इनको गुस्सा, तो फिर जब ये हम पे अटैक करते हैं, हमारी गायें ले जाते हैं, बच्चे मार देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम इनको गोली मार देंगे, पर अब ये गोली लेके आ गए इंसानों पे, फिर हम क्या करेंगे। बहुत बुरा लगा मुझे, नहीं होना चाहिए था ये। वो जो वीडियोस वायरल हो रखी हैं जहाँ पे, बहुत दुखद, रोना। हमारे घर के पास में भी एक जंगल है, वहाँ आग लगा देते हैं, मोर रहते हैं वहाँ पे, रोने की आवाज़ आती है उनकी, ओ हो, कैसा इंसान हो गया है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट की डेफिनेशन, हमारी सरकार कहती है फॉरेस्ट क्या है, जो रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट है। अगर कोई फॉरेस्ट जैसा चीज़ है, ठीक है ना, प्राइवेट लैंड पे अगर फॉरेस्ट बन जाता है गलती से, पेड़ पौधे उगाए, वहाँ पे जानवर आ गए, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना, अब अलॉट थोड़ा ना करेंगे हम कि भैया ये खसरा जानवरों को दे दिया हमने। अब जानवर को लगता है भैया पेड़ पौधे इंसान ने गलती से उगा दिए हैं तो मैं यहाँ रह लेता हूँ, ठीक है। अब वो प्राइवेट लैंड होता है तो प्राइवेट वाला आग लगाता रहता है। अब यहाँ पे इससे अच्छा तो फिर एक बार बताऊं, वैसे गलती उस जो प्राइवेट ओनर है ना उसकी भी है, फिर तुम जंगल बनने मत दो। अगर तुम जंगल बन गया तो अब तुमको या सरकार को कहीं और जमीन देनी चाहिए कुछ, पर यार जानवरों का भी तो इक्वल राइट है, वो जो बोल नहीं सकते, तुम उनका हक मार रहे हो, कहाँ जाओगे, क्या बनोगे, तुम फल फूल तो सकते नहीं हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट स्टेट दैट लैंड इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लेम
that land is part of यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब वो जो मतलब यहाँ पर लैंड जो है ग्रांटेड टू द लैंड ग्रांटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को ट्रांसफर तो कर दी, बट टाइटल डीड जो है मतलब जो कागजी कार्रवाई थी वो नहीं हुई। यहाँ पर यही समझ में आ रहा है, द लैंड एलोकेशन वॉज नॉट फॉर्मलाइज थ्रू टाइटल ट्रांसफर। लैंड ट्रांसफर नॉट फॉर्मलाइज्ड बाय टाइटल ट्रांसफर, मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी थी वो नहीं हुई। बोल दिया कि हाँ, जैसे बोल नहीं देते नेता लोग आते हैं कि हाँ 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 हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और हम इतना जमीन इसको दे रहे हैं, ठीक है ना, पर वो नेता ने, फिर नेताजी सोने चले गए, भूल गए नेताजी ने वोट इकट्ठी कर ली होगी, ठीक है, अब नेताजी भूल गए, ठीक है, यही हुआ होगा पक्का। ठीक है, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो लैंड तो हमारा है, ठीक है, सरकार का होगा या किसी का भी है, और वो जला रहे हैं उसको, और जानवर है उसके अंदर। इतनी तो वो कर लो कि कुछ किसी को ले आओ, कम से कम जानवरों को कहीं ट्रांसलोकेट कर दो, कुछ तो कर दो। हे भगवान, कहाँ है रे तू, मतलब किसी भी फॉर्म में आ जा, बट ऐसे लोगों को तो डंडा मार। फॉलोइंग द विजिट टू द श्राइन द टू लीडर्स इनॉग्रेटेड, अब यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया की बात हो रही है। अब 128 किलोमीटर माहो ओमानथाई रेलवे लाइन inaugurated in श्रीलंका, ठीक है ना, इंडियन असिस्टेंस पे, इंडियन असिस्टेंस। यार इंडिया को थोड़ी असिस्टेंस ये तेलंगाना वालों को भी दे देनी चाहिए कि भैया हम जानवर रख देते हैं उधर, ठीक है, तुम फिर कर लेना जो तुमने अपनी ज़मीन पे करना है। द इंक्लूसिव एंड वेलफेयरिस्ट नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटीग्रेट्स, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ पे हुई है, ये लिख लेते हैं, 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये भी नहीं पता, न्यूज़पेपर वाले गलत बता रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया, वो न्यूज़पेपर में भी आया था, जो उसकी सही कहानी थी वो कुछ और ही थी। मैं तो कहा, मैंने कहा भैया, और सब जगह वो न्यूज़ फैली हुई है, मैंने कहा ठीक है ये भी है, न्यूज़पेपर वाले भी कभी कभी गलत बता देते हैं। अब 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, मतलब ये जो पार्लियामेंट वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो इकट्ठा होकर के थोड़ा ज्ञान आपस में बांटते हैं। 150th असेंबली कहाँ पर हुई है, ताशकंद में। ताश खेल रहे थे, कहाँ बैठकर ताश खेल रहे, कैंट में। टेंट में नहीं बेटा, कैंट में, आर्मी का कैंट होता है वहाँ। कहते चलो फ्री हैं अभी, कोई चिंता नहीं है, चाइना पाकिस्तान से ताश खेलते हैं। पर कहाँ गए, उज्बेकिस्तान में जाके खेल रहे हैं, ठीक है। ले पेन, तो कहते हैं ले पेन, ठीक है ना, मैरीन ले पेन जो है, मैरीन ले पेन। अब ये जो है ये फ्रांस में है, और इन पे बैन लगा दिया गया है 5 साल के लिए, ठीक है ना, बैंड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस। ठीक है, ये कहती कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल है, ठीक है ना, मैं आऊँगी वापस, चैलेंज करूँगी इसको, टेंशन मत लो। ये देखो ये है, हंस खेल रही है, कहती कोई बात नहीं, इनको तो मैं बताती हूँ। चलिए अब 6 अप्रैल का भी कर लेते हैं फटाफट से, छोटू छोटू से तो हैं ये। इंडिया एंड श्रीलंका साइन 7 MOUs। MOUs क्या होते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब देसी भाषा में बोले तो भैया, ये लिखने नहीं है अभी, समझा रही हूँ मैं, अग्रीमेंट, ठीक है ना, 7 अग्रीमेंट टू इनहांस डिफेंस एंड एनर्जी टाइज, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इंडिया एंड श्रीलंका इन इंक्ड 7 MOUs इंक्लूडिंग डिफेंस कोऑपरेशन, विजिट आइलैंड नेशन, ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम हम लिखेंगे अनुरा कुमारा डिसान के। इस गवर्नमेंट कमिटमेंट इंश्योरिंग श्रीलंका जो है, वो कह रहे हैं हम प्रॉमिस करते हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी हम क्या करते हैं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आई शपथ, क्या आई शपथ, कि हमारा लैंड जो है इंडिया की सिक्योरिटी को, सॉरी फॉर द बर्प, यूज हार्म करने के लिए कभी भी यूज नहीं होता। मोदी कहते ठीक है, मोदी जी कहते धन्यवाद, मोदी जी क्या कहते, तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है जी। अब आगे MOUs वर ऑन द टॉपिक्स ऑफ एनर्जी सेक्टर, एनर्जी ग्रिड कनेक्शन एंड डेवलपिंग Trincomalee as an energy hub in partnership with UAE digitization efforts,
ठीक है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ड्यूरिंग द सेरेमनी लीडर्स लॉन्च अ कोल्ड स्टोरेज प्लांट इन सेंट्रल, ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रॉलिंग, ट्रॉलिंग मतलब वो ट्रोलिंग वाले नहीं, बॉटम ट्रॉलर्स। अब बॉटम ट्रॉलर ये लिखना नहीं है, इसको समझो। बॉटम ट्रॉलर का इशू क्या है कि जो इंडियन फिशरमैन है, ठीक है ना, फिर भी इंडिया थोड़ा आगे है इन लोगों से, थोड़ा क्या बहुत आगे है, तो इंडियन फिशरमैन भी हमारे आगे हैं। तो वो ट्रॉलर नाम की एक चीज़ लगा लेते हैं बोट के नीचे। अब उससे फिशिंग जो होती है बहुत सारी हो जाती है एक ही बार में, जिससे कि श्रीलंका के फिशरमैन के लिए फिश बचती नहीं है, फिर इनकी आपस में लड़ाई होती है। ये लोग हमारे फिशरमैन को पकड़ के अपने पास रख लेते हैं, उनकी बोट्स भी रख लेते हैं। तो अब ये दे रहे हैं वापस, हमारे फिशरमैन भी दिए हैं। The historic Indo-Lanka Accord of 1987 remains the only institute to achieve a political solution for the Tamils of the island. अब ये भी समझेंगे, लिखेंगे बाद में। तो तमिलियंस जो है, मतलब तमिलनाडु से लोग, तमिलियंस जो हैं बहुत सारे, श्रीलंका गए। कब गए? ब्रिटेन वाले ब्रिटिशर्स लेके गए। क्यों? उनको अपने टी लेबरर्स के लिए, टी गार्डन के लिए लेबरर्स चाहिए होते थे, तो हमारे वालों को उठा के लेके जाते थे। अब वो तमिलियंस नहीं भी बस के, ठीक है, बट उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं श्रीलंका वाले। तो इसी के लिए इंडो लंका अकॉर्ड हुआ था, जिसके अंदर कहा गया था कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर ऑटोनमस काउंसिल्स बनाई जाएंगी। ऑटोनमस काउंसिल्स क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑटोनमस? अभी लिखना नहीं है, समझो इसको। इंडिपेंडेंट काउंसिल्स, इंडिपेंडेंट काउंसिल्स कि भैया ये देखो, ये एरिया है, ठीक है ना, इसमें से ये तमिलियंस रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बॉडी बनेगी जिसका नाम ऑटोनॉमस काउंसिल होगा, और उसको थोड़े से राइट्स दे दिए जाएंगे, पावर्स दे दी जाएंगी कि तुम ये वाला लॉ में तुम मतलब ये वाली चीज़ों में तुम अपना कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इंडिया में ट्राइबल्स को दिया हुआ है वैसे। बट ये कभी लागू नहीं हुआ, ये कभी लागू नहीं हुआ। तो अब हम श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीएम मोदी विजिट्स श्रीलंका। पीएम मोदी कहाँ घूमने गए? विजिट्स काम ही कर रहे हैं, विजिट श्रीलंका, ठीक है ना, घूमने तो नहीं बोलना चाहिए ना। ऐसा ही है जैसे कंपनी वाले यूएस से भेजते हैं और हम उनको कहते हैं कि भैया तुम तो घूमने जा रहे हो, तो वो बहुत गुस्सा मानते हो, कहते हैं नहीं, लोगों को बोल के देखना। हाँ, श्रीलंकन प्रेसिडेंट का नाम लिख लेते हैं पहले। श्रीलंकन प्रेसिडेंट, क्या नाम है? अनूरा, अनु से बना, अनु रे आजा, ठीक है ना, प्यार से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं ना वैसे। कुमार, कुमार तो तुम्हारे बहुत लोगों का नाम होगा, कुमार के आगे ए लगा दो, कुमारा, ठीक है ना। और डिसा एक गाना भी है, कौन बना के ढिसेगा डिसा, है ना, डिसा, ठीक है। नायके, नायक तो तुम्हें महाराष्ट्र में इतने लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे याद करना है? देखो, अनु याद रहेगा, कुमार याद रहेगा, डिसा याद रहेगा, और नायके याद रहेगा। बन गया, ठीक है। इतना भी याद रख लोगे तो एमसीक्यू में ऑप्शन करेक्ट कराओगे। हमने कितने एमओयू साइन किए? 7 एमओयूज, ठीक है। एमओयूज की फुल फॉर्म भी लिख लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? अग्रीमेंट्स, कि भैया हम ये करेंगे, ये कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि त्रिन कोमाली को हम क्या बनाएंगे? एनर्जी हब बनाएंगे। किसके साथ मिलकर? इन पार्टनरशिप विद यूएई। यूएई के साथ इंडिया की बहुत बन रही है, विद यूएई, ठीक है जी। अब इसके बाद इनके अग्रीमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है ना। हिस्टोरिक कौन सा अग्रीमेंट हुआ था? हिस्टोरिक इंडो लंका अकॉर्ड 1987। किसके लिए? इन तमिलियंस के लिए, तमिल्स के लिए हुआ था। और क्या बननी है इसके नीचे? ऑटोनमस काउंसिल्स। ऑटोनॉमस काउंसिल, ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, इंडिपेंडेंट ठीक है जी। अब यूएस वाइस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया, अपने परिवार के साथ आएंगे, बहुत बढ़िया। यूएस वाइस प्रेसिडेंट की जो वाइफ है, जेडी वैंस की वाइफ जो है, उषा चिलुकुरी वैंस, ये साउथ इंडिया से हैं, ठीक है ना, मतलब नाता रखती हैं, इनके पूर्वज गए होंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब आ रहे हैं ये। यूजीसी नोटिफाइड सिस्टम टू ग्रांट इक्वलेंस, वो कह रहे हैं फॉरेन डिग्रीज को हम इक्वलेंस ग्रांट करेंगे, उसके लिए हम कमेटी बनाएंगे, ठीक है। अगर ये और डिस्कस होगी तो हम नोट करेंगे। FDA uncovers significant data of falsification by Indian company. The US Food and Drug Administration has notified an unspecified number of drug companies that data from all in vitro bioequivalence studies conducted by so and so must be rejected due to data falsification। वो कह रहे हैं डाटा फॉल्सिफिकेशन हो रही है, ड्रग्स को लेकर, मेडिसिन को लेकर डाटा जो है वो गलत। फूड एंड ड्रग्स वाले हैं, ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फूड भी हो सकता है, ड्रग कंपनीज का जो डाटा है वो फॉल्सिफाइड है, ये ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, हो भी सकता है, इंडिया वाले हमारे कर जाते हैं ना, हटते नहीं है। चलो
US Food and Drug Administration, that is FDA, has notified an unspecified number of drug companies that data from in vitro bioequivalence studies conducted by Navi Mumbai based contract research organization be rejected। वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने स्टडीज या डाटा दिया है वो रिजेक्ट करते हैं हम, क्योंकि डाटा जो है वो गलत है। ये यूएसए वालों ने बोला है। बूस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी दोबारा आ गया। ऑटोनॉमी मैंने बताया था क्या होता है, इंडिपेंडेंस। लिखना नहीं है अभी, समझो। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। अब यहाँ पर आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है वो देखता है कि भैया पैसों का गलत यूज़ ना हो, गलत तरीके से पैसे ना निकाले जा, मतलब कमा रहा हो कोई, टेररिज्म के लिए यूज़ होता है जो ड्रग्स वाला पैसा है, तो ये नज़र रखते हैं उस पर। तो इंडिया को बोल रहे हैं कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत सही कर रहे हो, बट अभी और भी कर सकते हो। और वो क्या कर सकते हो, बूस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। वो कह रहे हैं जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं तुम्हारे देश के, बूस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑटोनमी। ऑटोनमी, ऑटोनमी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग में वो नहीं आता, लेके रहेंगे आज़ादी, इंडिपेंडेंस। हाँ यही तो मैंने कहीं सुना था, ये तुमने कहाँ सुना है। बूस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ऑटोनमी, ये कौन कह रहा है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दोनों एक साथ हो गए, और वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना। द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड। ये ठीक है, ये कौन बोल रहा है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कह रही है। The Ministry of Finance is the appellate authority for RBI and the power of overturn। अब ये क्या बोल रहे हैं, चलो जल्दी से लिख लेते हैं, इससे पहले मेरी आवाज़ जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज, मुझे लग रहा है मेरे को अपनी आवाज़ की कदर पता है कैसे करनी चाहिए, जैसे सिंगर्स नहीं होते वैसे, कि ठंडा खाओ नहीं टॉन्सिल पक जाएंगे। अब यार किसी के घर जाओ और वो बोले कि बेटा कॉफ़ी पियोगे, तो अब गर्मी में भूल जाते हैं कि भैया बोला बर्फ़ मत डालना, गर्म ही बना दो। बहुत मतलब क्या करें, उनको बोल दो कि हमको सुर लगाने होते हैं। इज द एपिलेट अथॉरिटी। एपिलेट का मतलब क्या होता है, अपील, डिसीजन जहाँ चैलेंज होता है। अथॉरिटी फॉर द आरबीआई एंड हैज द पावर टू ओवरटर्न द सुपरवाइजरी डिसीजंस। तो वो डिसीजंस को चेंज कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बैठा है आरबीआई के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो डिसीजन पे चेंज कर सकता है। ठीक है ना। डिसीजन टू रिवोक द लाइसेंस ऑफ स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू 2019 का ये डिसीजन उन्होंने एग्जांपल दिया। तो वो क्या कह रहे हैं कि वह जो तुम्हारी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जैसे आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, उनको थोड़ी आज़ादी दे दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ब्रैकेट में डाल सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया, अगर स्पेस कम है तो ब्रैकेट में डाल दो। अब यहाँ पर वाई आर स्टूडेंट वीजाज बीइंग रिवोक्ड इन यूएस। अब यूएसए क्या कह रहा है कि भैया अगर तुम यहाँ पर हड़कंप मचाओगे, ऐसी फालतू के प्रोटेस्ट करोगे, गाजा में ये हो रहा है वो हो रहा है, हमको नहीं चाहिए, हमको शांति और अमन चाहिए। ठीक है ना। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रैक डाउन ऑन द, अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट वीजाज बीइंग रिवोक्ड इन यूएसए। यूएसए में स्टूडेंट वीज़ा को कैंसिल किया जा रहा है। क्यों करा जा रहा है भैया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एनीवन सस्पेक्टेड, एनीवन किसी पे भी अगर शक होता है, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड, ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड, ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन कैंपस प्रोटेस्ट्स और अदरवाइज linked to advocating for human rights in Gaza।
वो कहते हैं अगर तुम ह्यूमन राइट्स इन गाजा के लिए, जो पैलेस्टीन वाली लड़ाई है उसके लिए तुम एडवोकेट कर रहे हो, हाउ एवर लूजली, जितना मर्जी थोड़ा बहुत कर रहे हो, हम तुम्हारा वीज़ा रिवोक कर सकते हैं। और ये यूएस वालों ने बोला है अंडर द एगिस ऑफ, किसके अंदर, यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ 1952। वो कह रहे हैं हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब वकफ बिल, बेटा ये जो है ना, अब ये टाइम लेगा। कितना टाइम हो गया, योगा क्लास है मेरी, ठीक है ना, इतने महीनों बाद दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ। वकफ बिल, अब वकफ बिल लॉ बन गया है, ठीक है, और वकफ का नाम क्या है, इसका नाम नाम जगदम्बिका पाल ऑफ स्क्रूटिनी, नहीं नहीं, नाम लिखना था सबसे पहले। हाँ ये रहा, यूनिफाइड लिखने मिला था, ये है यूनिफाइड वकफ, ये पता होना चाहिए, ठीक है, वकफ वकफ करी जा रहे हैं हम सारे, पेपर में आ गया तो नंबर लूज आउट कर जाओगे। यूनिफाइड वकफ, यूनिफाइड वकफ, मैं यहाँ से चेप रही हूँ, एक मिनट रुको, कहाँ गया ये, हाँ, यूनिफाइड वकफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, कॉमा एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये लॉ का नाम है। अब वकफ बिल ये बन गया है, तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे और फिर नोट्स बनाते जाएंगे। बहुत ही ध्यान देने वाली स्कीम है, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पार्लियामेंट पास द कंटेंशियस वकफ अमेंडमेंट बिल 2025 ऑन April 5 आफ्टर अ नियरली 14 आवर डिबेट इन राज्यसभा, ठीक है ना, वकफ बिल पास हो गया है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, वकफ अमेंडमेंट बिल 2025 पास्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इन राज्यसभा लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में पास हो गया। बिल पास होने का क्या सीन होता है कि भैया पहले तो बिल बनेगा, बिल क्या है, प्रपोज लॉ की लॉ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और कब लागू होता है हम पर, जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देती है, तो एसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको नहीं पता ऐसे पास होता है तो लिख सकते हो, ठीक है, बाकी रहने दो। वकफ अमेंडमेंट बिल 2025 पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है जी, 128 in favor, 95 against. The margin was significantly narrower. Lok Sabha, which passed it with 56 vote lead. Originally introduced last year, the bill was referred to JPC, chaired by. ठीक है, introduced. अब यहाँ पे लिखेंगे originally. Originally introduced in 2024 was referred to JPC. JPC क्या होती है, Joint Parliamentary Committee. अब जेपीसी जो थी इसकी, वो कौन चेयर कर रही थी, चेयर्ड बाय बीजेपी एमपी, अब एमपी लिखेंगे सीधा, जगदम्बिका जगदम्बिका पाल, ठीक है जी। द रिपोर्ट वॉज लेड बिफोर बोथ हाउसेज 2025, रिपोर्ट लेड बिफोर बोथ हाउसेज इन 2025 फेब, ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे, पढ़ते हैं। इन इस्लामिक लॉ वकफ रेफर्स टू प्रॉपर्टी, चलो हम एक और पेज ले लेते हैं ताकि हमारे नोट्स बढ़िया बन जाए इसके। इन इस्लामिक लॉ वकफ रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वकफ क्या है, जो भगवान को प्रॉपर्टी दे दी। Proceeds from such properties are typically used to maintain mosques, fund educational institutions, or support the poor. Once designated as वकफ, the property becomes inalienable. Inalienable का मतलब ना तो वो सोल्ड हो सकती है, ना गिफ्ट हो सकती है, ना इनहेरिट हो सकती है, वो वकफ की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बेसिक डेफिनेशंस लिख रहे हैं, वकफ क्या होता है, ठीक है ना, वकफ क्या होता है लिख लेते हैं। इन इस्लामिक लॉ refers to, वकफ refers to dedicated property dedicated to God, property dedicated to dedicated in the name of God,
फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस, मतलब दान में दे दी चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वकफ का क्वेश्चन आ गया तो तुम बता पाओगे वकफ क्या है? जो प्रॉपर्टी भगवान को दे दी। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मुस्लिम इस्लामिक लॉ में प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी किसको जाते हैं? ये सब चीज़ों में। ठीक है ना। इट इज इनएलियनेबल, इट इज इनएलियनेबल, मतलब इसको आप, इनएलियनेबल का मतलब क्या है? कैनॉट बी सोल्ड, इनहेरिटेड और गिफ्टेड। आप ना इसको बेच सकते हो, ना आप इनहेरिट कर सकते हो आगे, और ना ही गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। ये लिखना है हमने। आगे चलेंगे। द वकफ एक्ट and its 2013 amendment under UPA government created the legal framework for managing वकफ properties and established state वकफ board। अब यहाँ पर स्टेट वकफ बोर्ड्स क्या हैं और ये कैसे आए और क्या करते हैं? तो ये आए कैसे? ठीक है ना। वकफ एक्ट, अब हमें ये भी याद रखना है वकफ एक्ट कौन सा था? 1995 का। एंड 2013 में अमेंडमेंट्स हुई। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस हुई। ठीक है। यूपीए गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी तब हुआ ये। क्रिएटेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग वकफ प्रॉपर्टीज एंड एस्टैब्लिश्ड स्टेट वकफ बोर्ड्स। ठीक है। अब स्टेट वकफ बोर्ड्स क्यों बनाए गए? मैनेजिंग वकफ प्रॉपर्टी के लिए, कि वकफ प्रॉपर्टी, वकफ की प्रॉपर्टी, वकफ को जो भगवान की प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए वकफ बोर्ड बनाए गए। वकफ एक्ट 1995 और 2013। 2000 में से 5 माइनस करो, 1995, 2000 में प्लस 13 करो, 2013 में अमेंडमेंट हुई। दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। State of the bill seeks to amend 1995 Act, now renamed as this. It proposes sweeping reforms। ठीक है ना। अब बिल ने अमेंड किसको किया? ठीक है ना। बिल सीक्स टू अमेंड किसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश इट सीक्स टू अमेंड वकफ एक्ट 1995। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। रोल इन रेगुलेटिंग सच प्रॉपर्टीज, इट हैज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वकफ बोर्ड और वकफ। वाइल द गवर्नमेंट जस्टिफाई दीज अमेंडमेंट नेसेसरी ऑफ। ठीक है। अब यहाँ पर हम फाइनली अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो। Under the original law, any person, regardless of religion, could dedicate property as waqf. However, new amendments restrict this right to only those who have practiced Islam for at least 5 years. Water break ले लेते हैं। देख रहे हो, मैंने 3-4 दिन गले को आराम किया तो दर्द नहीं हो रहा था आज। तो अब यहाँ पर हम ओरिजिनल और उसमें ऐसे लिखते हैं, वैसे ऐसे, चलो ऐसे लिखते हैं, इजी रहेगा तुम्हें भी। तो ओल्ड लॉ क्या कहता था? ओल्ड लॉ या ओरिजिनल लॉ? ओरिजिनल लॉ क्या कहता है? ओरिजिनल लॉ कह रहा है, हम नहीं यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हु कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू वकफ। जो ओरिजिनल लॉ था ओरिजिनल लॉ था वो कहता था कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन का इंसान जो है वो वकफ को प्रॉपर्टी दे सकते थे। ठीक है ना। और कौन सा कर उठाओ? ओरिजिनल। न्यू बिल जो है वो क्या कहता है? न्यू बिल कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू बिल कहता है, न्यू अमेंडमेंट कहती है, रिस्ट्रिक्ट दिस राइट टू ओनली those who have practiced Islam for at least 5 years।
ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही ट्रांसफर कर सकते हैं जो इस्लाम से हैं और जिन्होंने 5 साल तक इस्लाम को प्रैक्टिस करा है। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप जो एनएल सैट वाले बच्चे हैं वो ये जरूर पढ़े, वकफ बाय यूजर। वकफ बाय यूजर का क्या कॉन्सेप्ट है? वकफ बाय यूजर समझेंगे पहले। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट proposed to a complete repeal of the doctrine वकफ by user, a principle rooted in Islamic legal tradition that recognize properties as religious or charitable endowments based on uninterrupted communal use. piece of land piece of land which is being used by वकफ या कम्युनिटी उसको यूज कर रही है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी अगर उसको यूज कर रही है, क्योंकि वो अनइंटरप्टेड यूज हो रहा है उस प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ यूज बाय यूज वकफ की हो जाएगी। तो अब इसके अंदर पिछले साल तो ये कह रहे थे कि हम इसको कंप्लीटली रिमूव करेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहना है कि ये इलीगल है, ऐसे किसी की भी प्रॉपर्टी का अनइंटरप्टेड यूज ये करेंगे और ले लेंगे तो ये गलत है। ठीक है, तो अब देखो यार, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे तो बताने हैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मुझे फॉर अगेंस्ट सब कुछ बताना है, इससे वालों को तो सब कुछ ही बताना पड़ता है मुझे। ठीक है ना, तो मेरे अगेंस्ट हेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बात करूँ तो कोई ना कोई आ जाता है ज्ञान देने के लिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि पेपर में जो आएगा अगर वो उससे फर्क पड़ना चाहिए हमें। ठीक है, तो अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है वो साइड रख कर समझ लो। वकफ बाय यूजर, तो वकफ बाय यूजर की डेफिनेशन क्या है? वकफ बाय यूजर की डेफिनेशन है रिकग्नाइज्ड प्रॉपर्टीज, रिकग्नाइज्ड प्रॉपर्टीज एज रिलीजियस और चैरिटेबल endowments based on uninterrupted communal use, uninterrupted communal use। ठीक है ना, even in the absence of formal documentation, even in the absence of formal documentation। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी लैंड जो है, ठीक है ना, अगर हम उसको यूज कर लिया हमने और इवन हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है कि ये हमारी है, तो यू बाय यूज ही वो हमारी हो जाएगी। However, the JPC report cautioned that dismantling this this doctrine could destabilize a lot of properties। अब इन्होंने क्या कह दिया? Accordingly, new bill now clarify that all existing वक़्फ़ by user properties registered on or before। अब जो न्यू बिल है वो क्या कहता है? All existing वक़्फ़ by user properties registered on or before the laws enactment will retain their status। मतलब जो है वो वैसा ही रहेगा unless they are disputed as गवर्नमेंट लैंड। सरकारी जमीन है और उस पे है, तो फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं नए बिल के अंडर। विल गवर्नमेंट ओवर साइट इंटेंसिफाई द 2024 एलोकेटेड डेडिकेटेड सर्वे। अब यहाँ पर अगर कोई कह रहा है कि भैया ये मेरी जमीन है, वकफ कह रहा है मेरी है, तो कौन डिसाइड करेगा? तो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्प्यूट डिसीजन लिख लेते हैं। ठीक है, 2024 वाले बिल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेइंग वकफ प्रॉपर्टी फ्रॉम डेडिकेटेड सर्वे कमिश्नर्स टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा कि किसी चीज़ का डिस्प्यूट है, तो पहले वकफ के ही लोग होते थे जो डिसाइड करते थे। ठीक है, तो ये है। और अब कमेटी में एक नॉन मुस्लिम मेंबर भी होंगे, ये भी ऐड हुआ है। तो ये हमारा वकफ का है।
ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया नोट्स बने हैं, बहुत अमेजिंग। इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा। इंडियाज रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रैटेजिक ट्रेड कॉन्टिन्यूज, ठीक है। यूएस मीडिया रिपोर्ट। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि फैकल्टी हाल जो है उन्होंने रशिया को, ब्रिटेन से सामान लेकर रशिया को बेचा है, और वो सामान ऐसा है जो नहीं देना था रशिया को, सीक्रेट था। ठीक है ना, इंडिया वाले कह रहे हैं ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। तो गाइज आपका, मुझे पता है फोर्थ और फिफ्थ भी रहता है, बट तो मेरा गला देख रहे हो, तो सिक्स और सेवन्थ मैंने आज कर दिया, फोर्थ और फिफ्थ में ट्राई करूंगी जल्दी कर दूँ, वो भी छोटे छोटे से ही हैं सिक्स और सेवन्थ की तरह। तो आप यस loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। एनएल सैट के मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कोर्स लाइव हो रखा है। एलएलबी का भी और बीए का भी, ऑनर्स बीए का भी आंसर राइटिंग कोर्स इस बार है। ठीक है, उसके बाद आप MHCET 5 ईयर्स 3 ईयर्स, AMU के मॉक टेस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जामिया के मॉक टेस्ट, क्राइस्ट के मॉक टेस्ट, ये सारे मॉक टेस्ट और भी बहुत सारे loggery.in पर अवेलेबल हैं। एंड यस फेब और मार्च और अप्रैल का पार्ट 1 आपको 10th से लेकर 15th ऑफ अप्रैल के बीच में अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्टडी मटेरियल जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।